क्या चीज पढ़ने वाले हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं बच्चा लोग। अच्छा बउआ, ये चीज बताओ मेरे को तुम, है ना, कि अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो बच्चा ये एक रेजिस्टेंस है, समझना ध्यान से, ये क्या है? एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? हाँ में या नाम जवाब दो। कोई भी वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा ना कुछ। तो अगर इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लीजिए बैटरी का एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, कितना वोल्ट का बैटरी ले लिए और रेजिस्टेंस कितना ओम है? मान लीजिए 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ओके, अब बताओ यहां पे एक स्विच लगा दिए, उतारना नहीं अभी, सब समझना। ये स्विच है। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको स्विच को ऑन कर, तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट। और करंट की वैल्यू कितना होगा बच्चा लोग बताओ? बोले सर इतना आसान तो है, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। नहीं, V बटे आर। बी का वैल्यू 12, रेजिस्टेंस का वैल्यू 4, कितने एम्पियर? 3 एम्पियर। तो आई इक्वल कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। तुम लोग बोला बहुत अच्छा सर, तो बहुत आसान है। लेकिन अब समझिए बात को, हम क्या कर रहे हैं, वो जो रेजिस्टेंस लिए थे ना उसके जगह पर इंडक्टर लेते हैं, यानी क्वाइल लेते हैं। समझ रहे बच्चा लोग? देखो ये क्वाइल ले लिए, ये है क्वाइल, और इस क्वाइल से हम इसको जोड़ दिए बैटरी से, आई स्विच लगा दिए। वोल्टेज कितना है यहां का? V। आई क्वाइल है। अब जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, जैसे ही स्विच को क्या करोगे तुम? ऑन करोगे, तो इसमें क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। बोलो हाँ या ना? होगा ना। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस क्वाइल में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड याद है ना? तो इस क्वाइल में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और क्वाइल का कुछ एरिया भी होगा। बोले यस बिल्कुल होगा, हाँ या ना? क्वाइल का कुछ एरिया भी होगा, क्योंकि हम लोग क्वाइल बनाए हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शन रहता ही है ना। तो अब बताने वाली बात यह है कि जब स्विच मेरा ऑफ था तो कितना करंट था इसमें? आई था। कितना था? 0। वेरी गुड। लेकिन जैसे ही तुम क्या किया, इसको ऑन किया, तो इसमें करंट क्या हुआ? 0 से बदला। जब बदला तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे गुजर के जाता है? क्वाइल से। तो वहां की और चेंज क्या हुआ होगा? फ्लक्स चेंज हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? तो उस चेंज के दौरान एक्सपेरिमेंट किए थे ना, पहले देखे थे, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते थे नीडल क्या होता था? भागता था ना, क्योंकि ईएमएफ क्या होता था वहां पे? इंड्यूस होता था ना अपोज करने के लिए। तो क्या जैसे ही स्विच को तुम ऑन करोगे तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना, जो क्या करना था? करंट को चेंज होने देगा कि नहीं देंगे? नहीं चाहेगा ना चेंज हो, नहीं ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सर 12 वोल्ट का बैटरी था, 4 ओम का रेजिस्टेंस था, करंट कितना था? लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सर, तो क्या 3 एम्पियर मिलना शुरू हो जाएगा मेरे को? नहीं ना। जैसे ही करंट फ्लो होना चाहेगा, ये क्या करना शुरू कर देगा? अपोज करना शुरू कर देगा। तो जो 0 से 3 तक जो सफर है वो अचानक नहीं होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, हाँ या ना? क्यों टाइम लगा बताओ मेरे को? क्योंकि फ्लक्स क्या करना चाह रहा है? चेंज होने देना। लेकिन चूंकि बैटरी लगा हुआ है, ये जबरदस्ती का करंट क्या कर रहा होगा? पास करेगा। तो इसका नए चाहते हुए भी इसमें करंट फ्लो होगा। और कितना होगा? अगर 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज अगर 12 है, तो कितना ओम, कितना एम्पियर करंट होगा? 3 एम्पियर। लेकिन सोचिए शुरू में कितना करंट फ्लो होगा? 0। शुरू में कितना होगा फ्लो? 0 ना। क्यों? क्योंकि शुरू में इसका अपोज करने का ताकत क्या रहेगा? बहुत ही। लेकिन जैसे जैसे करंट इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इसका अपोज करने का ताकत क्या हो रहा है? घट रहा है ना, कि नहीं घट रहा है?
और जब ऐसा समय आएगा कि धीरे धीरे इसमें करंट की वैल्यू कितने एम्पियर के बराबर हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में 3 एम्पियर होगा। 3 से क्या रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कितना भी है अपोज, इसका नेचर ये है, इंडक्टर का नेचर ये है क्या करना, तो भाई एकदम खत्म हो जाएगा अपोज करने का ताकत। इनफाइनाइट समय पे भी कुछ ना कुछ वो क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। इसलिए करंट कभी भी 3 को अचीव, तो 3 से थोड़ा सा, लेकिन आइडियल केस में कितना मान के चलेंगे हम लोग, 3 मान के चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप मुझे बताओ, देखो इशू तुमको नहीं मन लगता है पढ़ने में, आए नहीं, तुम्हारा कॉपी भी देखे हम, इसी तो वही बता रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो आप रियली बता रहा हूं मैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, टाइम को अपना वेस्ट कर रहे हो। संभलना है संभल जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी, लाइफ तो आपका ही है आखिरकार। तो यहां पे शुरू में जब स्विच को ऑन करेंगे तो तुरंत हमें 3 एम्पियर मिलने वाला, 0 से 3 जाने में कुछ समय लगने वाला है। हाँ, समय क्या लगना, 2 मिनट, 3 मिनट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नहीं मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड या डेसी सेकेंड या सेंटी सेकेंड, मतलब कि लेकिन लगेगा तो 0 से 3 तुरंत नहीं होगा। जैसे आप समझना बहुत आसान है, याद करो, हीटर देखा, हीटर आए, हीटर को तुम स्विच को ऑन करते हो और तुरंत हीटर लाल हो जाता है एकदम, नहीं काहे, हाँ 2 3 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम लेता है, नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड, क्योंकि ज्यादा उसका कॉइल है, हीटर का कॉइल बहुत ज्यादा टर्न होता है, घूम घूम के लगता है 2 4 5 हजार टर्न होता होगा। तो जितना ज्यादा टर्न लगेगा उतना ज्यादा अपोज करने का उसका ताकत क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो जल्दी शुरू में करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो मैक्सिमम करंट जाने में, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने में कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सोचिए कि 0 से मैक्सिमम तक जाने में कुछ समय लगा कि नहीं लगा, क्यों लगा, वो कॉइल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कॉइल क्या कर रहा है, जो हम लोग आयरन जो करते हैं प्रेस, उसका कभी कॉइल खोल के देखे हैं आए, तो पुराना जमाना का आयरन देखना जिसमें भारी होता था, तो उसमें देखना इतना पत्ती होता था और उसके ऊपर तार ऐसे कॉपर कैसे लपेटा, ढेर सारा टर्न ऐसे लपेटा रहता था, नहीं रहता है। पुराना जमाना में पतला से इतना आएगा, कागज कूट रहेगा एक, और कूट के ऊपर ऐसे लपेटल रहेगा, नहीं, और तो वो भी क्या है, एक तरीके से कॉइल है ना, तो उसका भी काम क्या है, अपोज करना। तो आयरन को गर्म होने में भी समय लगता है कि नहीं लगता है। तो सोचिए उसी तरह से पहला का बॉल देखा था, पियर का कलर का जो आता था, जब स्विच ऑन करता था ना तो तुरंत एकदम कुछ देर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ एकदम सेकंड तक क्या होता था वो, अब बंद भी करते थे उसको ना तो तुरंत ब्लैक नहीं होता था वो, धीरे धीरे। पुराना जमाने का टीवी ऑन करिए, पिक्चर धीरे धीरे बड़ा होता था, ऑफ करिए धीरे धीरे, और आज का टीवी ऑन करता तुरंत नहीं, तो क्या हो गया, डीसी और नहीं डिजिटल बोल रहे, डीसी नहीं, डिजिटल आ गया सब, मतलब सेमीकंडक्टर आ गया सब, है ना। तो वहीं पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सर अगर मैं इसका करंट का रिस्पांस देखूं टाइम के साथ, तो सर जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो करंट तो 0 से मैक्सिमम जाएगा, लेकिन जाने में कुछ तो अचानक नहीं जाएगा, तो कुछ समय लगा, कहां पहुंच गया, मैक्सिमम पहुंच गया, आई नोट जिसको सैचुरेशन करंट बोलते हो। अब जैसे ही फिर स्विच को, अब उसके बाद क्या बोले थे, कब इंड्यूस होता था ईएमएफ, जब स्विच को क्या करते थे ऑन, और अब फिर कब होता था, बाकी की देर में क्या रहता था। तो देखिए धीरे धीरे बढ़ गया होगा। अब यहां से यहां तक जाने में ऐसा मत समझना कि 2 4 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 0.5 सेकेंड 0.002 सेकेंड 0.001 सेकेंड, समझ रहे को, मिली में डेसिम, लेकिन कुछ तो कुछ समय लगेगा। जब एक बार ये सैचुरेशन में पहुंच गया तो अब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया है। अब फिर कब होगा चेंज, तो अगर फिर से जब स्विच को हम ऑफ करेंगे तो क्या तुरंत करंट 0 हो जाएगा, तो होने में क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, नहीं लगेगा। तो करंट जो धीरे 0 होगा ना तो कुछ समय लगेगा, ये ऐसे समझ में आया बात, करंट को घटेगा
लेकिन लीनियरली नहीं घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, ठीक है ना। और घटने में कुछ समय लगेगा, ऐसे जीरो हो जाएगा फाइनली। समझ में आई बात? हाँ, ये बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, है ना। तो यही कुछ फेनोमेना होगा किसी कॉइल में, जब स्विच को ऑन करेंगे और जब स्विच को ऑफ करेंगे। ये फेनोमेना कब हुआ है यहां से यहां तक? जब स्विच को क्या किया गया है? ऑन किया गया है। और ये फेनोमेना कब हुआ है? जब स्विच को ऑफ किया गया है। तो हमें, जो मैं इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पढ़ रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सेल्फ इंडक्शन लिख देता हूं, और उसके बाद इसमें सेल्फ इंडक्टेंस टर्म आएगा। तो सेल्फ इंडक्शन जो मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि करंट के चेंज को अपोज करना, हाँ या ना। तो दुनिया का कोई भी कॉइल ले लो, जैसे दुनिया का कोई भी तार ले लो, उसमें रेजिस्टेंस होबे करेगा, और रेजिस्टेंस होगा तो करंट को फ्लो होने में डिस्टर्ब करबे करेगा नहीं। ऐसा ये नेचुरल फेनोमेना है, इसको आप हटा, दुनिया का कोई भी तार लगा दीजिएगा तो उसमें रेजिस्टेंस, आप बोलिएगा इसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो आपको सुपर कंडक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सुपर कंडक्टर, नहीं, जो कि पॉसिबल। अब सोचो जरा, तो हम लोग को इसका डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कोई कॉइल करंट के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। कैसे? बाय इंड्यूसिंग EMF अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द, तो लिख देंगे इसका पहले डेफिनेशन, है ना। इट इज द फेनोमेना, लिखोगे, इट इज द फेनोमेना, इट इज द फेनोमेना of any coil, it is the phenomena of any coil, it is the phenomena of any coil, ठीक है, which opposes the change of current flowing through it, change of current flowing through it by inducing EMF, by inducing EMF against the change, against the change। क्लियर है? ये दुनिया का सारे कॉइल के लिए लागू है, नेचुरल है। कॉइल है तो वो अपना ऐसा प्रॉपर्टी शो करवे करेगा, है ना। तो इसलिए एक और लाइन से और करके लिख देना, और, है ना, वी कैन से इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल टू अपोज change of current, oppose change of current, oppose change of current। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो समझ में आ गया। अब देखो यहां पे इस डायग्राम को देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं इस डायग्राम को कि फ्रॉम द सर्किट, बताओ जब स्विच को ऑन करेगा, वेन स्विच को क्या करेंगे बताओ? स्विच इज ऑन। ऑन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लोज की ओपन? क्लोज, है ना। क्या होगा? करंट इसमें क्या होना चाहेगा? इंक्रीज करना चाहेगा। करंट चेंजेज, करंट चेंजेज and hence EMF induced in the coil, जो डिले कर दिया ना करंट के मैक्सिमम को जाने में, विच क्या कर दिया? डिले टू अचीव मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना बताओ? डिले कर दिया ना। क्या चीज में डिले कर दिया? मैक्सिमम वैल्यू के अचीव करने में, नहीं।
आप सोचिए कि फिर वही पे ना है ना, व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्या करोगे तुम, क्लोज, तब फिर से डिक्रीज होने में डिले कर देगा, नहीं करेगा। तो यहीं पे अब इसके बाद लिख देते हैं 2 लाइन है ना, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला हूँ कैसे फिनोमेना हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें नहीं, इसकी जरूरत है तुम लोगों को। तो बताओ, अब व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, नाउ स्विच को क्या कर दीजिएगा आप, ओपन। हाँ भाई वही मैं लिख रहा हूं, ओपन। तो क्या होगा, करंट है ना, इट अगेन इंड्यूसेज ईएमएफ टू अपोज, अपोज क्या करेगा, द डिक्रीज इन करंट एंड डिले कर देगा किसको, डिले, DELA भाई, डिले कर देगा ना जी, किसको, टू बिकम्स जीरो है ना, डिले है ना, द करेंट टू बिकम कितना बताओ, जीरो होने के लिए क्या कर देगा, डिले कर देगा ना, हाँ या ना। कोई इसमें लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग सबसे पहले जानते हो कि दुनिया का कोई भी कॉइल है, जब भी फ्लक्स चेंज होगा वो अपोज करवे करेगा, इसलिए करंट को बढ़ने में भी समय लगेगा और घटने में भी समय लगेगा। अलग बात है कि माइक्रो सेकेंड लगे, मिली सेकेंड लगे, हमको ऐसे दिखाई, हम बॉल जलाते तो नज़र तो नहीं आता है कि तुरंत बॉल धीरे धीरे जल रहा है, लेकिन पुराना जमाना का बॉल देखेगा तो जरी मनी तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। हीटर में बहुत ज़्यादा कॉइल होता है, तो हीटर में आप नॉर्मली देख सकते हैं, आपका आयरन में भी देख सकते हैं। इवन जो इंडक्शन चूल्हा आया अभी, आया ना वो इंडक्शन चूल्हा, तो वो क्या बार तुरंत गर्म हो जाता है, स्विच ऑन किया गर्म, इट विल टेक सम टाइम टू बिकम सैचुरेटेड। उतार लीजिए फटाफट, यह है कि नहीं। तो अब इधर देख, सब लोग समझिएगा बात को। अच्छा बच्चा ये बताओ कि तुम जब करंट दोगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना। तो बताइए, तो वी नो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो, बिल्कुल आई के, हाँ या ना। तो अब फ्लक्स क्या होता है, एंड फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्लक्स इक्वल क्या होता है, B इंटू ए, है ना। तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ, B के, क्योंकि एरिया तो फिक्स है कॉइल का। ऐसा थोड़ी कॉइल पहले बदल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, कॉइल ऐसा नहीं हो रहा है, जो कॉइल लगा दिए उसका एरिया क्या है, फिक्स है ना। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हुआ, B के, और B किसके प्रोपोर्शनल है। तो इसको अगर 1 बोले, इसको क्या बोले, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या ले सकता है, 1 एंड, समझ रहा है ना। एक मैंने क्यों कांस्टेंट लिखा, एक को क्या कांस्टेंट बोला, क्योंकि जो कॉइल हम लगा दिए इसका एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। अब दूसरा कॉइल लगाएंगे तभी एरिया चेंज करेगा, है ना। हो इसका जगह पर कोई दूसरा कॉइल लगाएंगे तभी तो एरिया चेंज करेगा ना, लेकिन जो कॉइल लग गया उसका एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये तो किसी एक कॉइल के लिए डिस्कशन हो रहा है। तो बताइए मेरे को, आप अगर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फाई बराबर L इंटू वेयर L इज क्या बताओ, L इज सेल्फ इंडक्ट, पहले लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड known as self inductance of coil, self inductance of coil, या एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टर। क्लियर है, बोलो भाई। तो ये जो, अच्छा देखो, सबसे बड़ा गलती क्या करते हो तुम लोग ना, ये बहुत जगह देखना, लिखल है सेल्फ, कहीं कहीं लिखा लेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं, सेल्फ इंडक्टर का अगर कोफिशिएंट टर्म आया है तो सेल्फ इंडक्टर होगा, और अगर कोफिशिएंट नहीं है तो सेल्फ इंडक्टेंस, रजिस्टर
उसको कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर को बोलते हैं रजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ कैपेसिटर दैट इज कैपेसिटेंस। नहीं, तो हम लोग तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़े थे? रजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। कैपेसिटर में क्या पढ़े थे? कैपेसिटेंस पढ़े थे। और ईएमआई में क्या चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? इंडक्टेंस। नहीं, एक था कैपेसिटिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन। आरसी सर्किट पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, जिसमें रेजिस्टेंस भी होता था और कैपेसिटर। याद है कि नहीं याद है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग याद है ना? उस तरह से होगा एलसी सर्किट, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। फिर आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, आरएलसी सर्किट। यही तीनों को तो एसी, इसी को तो एसी बोलते हैं। एसी में ही पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो ये हम लोग जान गए कि भाई फाई किसका फंक्शन है? करंट का। तो फ्लक्स कब चेंज होगा? जब क्या चीज चेंज होगा? करंट। करंट चेंज होने से क्या चेंज होता है? और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या चेंज होता है? इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। जब तक करंट चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में भी कोई चेंज। क्लियर है? तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू, अब समझना है कि V बराबर I इंटू आर था, तो V किसके प्रोपोर्शनल था? I के। ओम्स लॉ। नहीं, कैपेसिटर में चले जाओ, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, याद है? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहां पे फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो अब समझने वाली बात यह है कि इसका फिजिकल में यानी कि भौतिक रूप में दिखाई किस तरह से उसको देख सकते हैं कैसे इसको। तो ये एक तरीके से एनर्सिया का काम करता है। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्सिया भी बोलते हैं। जैसे मास एनर्सिया, जितना ज्यादा मास रहेगा उसको रोकने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? वो चीज को, बॉडी चल रहा है तो मास ज्यादा है तो जल्दी रुक जाएगा। समझ में बात को? उसी तरीके से ये भी है आपका, कि जितना ज्यादा इंडक्टेंस है, ठीक है, तो चेंज करने का प्रवृत्ति क्या रहेगा उसका? और ज्यादा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, चलो इतना तक पहले उतारो। हाँ, इधर देखो। तो बताओ मेरे बच्चे लोग, तुम लोग है ना, कि हमने क्या देखा? तो यहां से फाई कितना आ गया? एल इंटू, तो हम लोग क्या डी फाई बटे डी लिख सकते हैं? डी फाई बटे, तो क्या लिखेंगे? एल तो कांस्टेंट है और इसके जगह क्या हो जाएगा? डी आई बटे डी टी। इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वाइल। बताओ रे बउआ, एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस ऑफ डी फाई बटे, तो लिखेगा एप्सिलॉन बराबर कितना? माइनस ऑफ एल इंटू में डी आई बटे, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द क्वाइल। रेजिस्टेंस में कितना था? आई इंटू आर, याद है ना? कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे चेंज होता था? क्यू बाय सी। देखिए तो यहां पे डी आई बटे डी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। माइनस साइन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चेंज को क्या करता है? ये अपोज करता है। क्लियर है? तो ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल हो गया। चलिए उतार लीजिए आप, मिटा दें। इधर मिटावे बउआ। तो एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है जी? एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस बता सकता है कोई? क्या होता है बताओ? क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हेनरी के नाम पे है, ठीक है ना? इंडक्टेंस का जो ये है, क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए क्वाइल का। अब इधर देखो तो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। चूंकि फाई बराबर क्या होता है बउआ? तो एल के जगह पर क्या लिख सकते हैं बउआ? एल के जगह पे फाई बटे
ये क्या होता बउआ, इसका यूनिट वेबर, नहीं याद है? इसका क्या है बउआ, एम्पियर। तो 1 हेनरी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 वेबर पर, नहीं याद रहेगा, लिख सकते हैं। आए जब एक एम्पियर का करंट फ्लो करे और अगर कॉइल में 1 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो, तब जो उसका जो इंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर। देखो ऑल्सो, इधर देख सब लोग, सर ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एप्सिलॉन बराबर है एल इंटू डी आई बटे डी टी, इधर मल्टीप्लाई कर, तो एप्सिलॉन इंटू डी टी बराबर में कितना, एल इंटू एल के जगह पर बोल, एल बराबर कितना, एप्सिलॉन इंटू डी टी बटा में डी इंटू आई। अब बताओ मेरे को एल के जगह पर एप्सिलॉन का यूनिट क्या चीज, अरे एप्सिलॉन का यूनिट बताओ वोल्ट, dt का यूनिट बताओ सेकेंड, और di का यूनिट बताओ एम्पियर। अब बताओ मेरे को l का यूनिट क्या आ गया, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, याद रहेगा? तो 1 हेनरी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट सेकेंड पर, लिख सकते हैं ना बउआ कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा ये देखो, तो हम लोग और जानते हैं, और लिख सकते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है, तो R के जगह पर क्या लिख सकते हैं, V बटे, मतलब V को क्या लिखते हैं वोल्ट, I को क्या लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, तो ओम के जगह पर क्या लिख सकते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर। देखिए तो वोल्ट दिख रहा है, एम्पियर दिख रहा है, तो वोल्ट बटे एम्पियर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। तो 1 हेनरी को क्या लिख सकते हैं, बताइए 1 हेनरी को क्या लिख सकते हैं, 1 ओम सेकेंड। एक और यूनिट होता है ना, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन 1 हेनरी इज इक्वल टू जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। मैं बताऊंगा कैसे, है ना, ये तो मैं प्रूफ ही करने वाला हूं, ये तो यूनिट है तो मैं प्रूफ करने वाला हूं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, याद होगा ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सी भी, याद है? तो वैसे लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई, तो वहां से आ जाएगा ये, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये सब यूनिट भाई याद रखना, ये नहीं कि एक के को याद रखना है। चलिए तो जरा बताइए मेरे को, आप जरा सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के बताइए प्लेन कॉइल का। सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है ऑफ प्लेन कॉइल। तो हमने एक कॉइल ले लिया, इसको नंबर ऑफ टर्न इसमें लिख लिया n, कॉइल के रेडियस कितना है बताइए, और नंबर ऑफ टर्न कितना है, तो लेट कर लीजिए अ कॉइल ऑफ रेडियस r एंड हैविंग कितना बताइए, n नंबर ऑफ टर्न। इसमें कुछ करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके अंदर में, बोल बउआ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल, फॉर्मूला बोल, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला बोल, म्यू नॉट इंटू एन आई, बटा में 2r, सही है ना। अब फ्लक्स थ्रू कॉइल बताओ, ये सारा लाइंस एरिया पास करेगा ना, तो फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल बताइए, फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू
क्वाइल, तो 5 ओवर कितना, एन इंटू बी इंटू, नहीं समझ में आया, कई गो टर्न है इसमें आए, तो सभे से पास करेगा फ्लक्स वर्क, एक एक पास करेगा, तो एन इंटू बी इंटू, याद है ना, वेरी गुड, तो एन रहने दो, बी की जगह पर लिखो वैल्यू म्यू नोट इंटू एन आई बटा में 2r, एरिया बताइए, एरिया बताओ एरिया, तो एगो आर से एगो आर क्या हो गया, तो आ गया म्यू नोट एन स्क्वायर आई, और यहां पे पाई आर, नीचे में कितना, यही ना आया फ्लक्स आए, तो वी ऑल्सो नो व्हाट यू नो यू डोंट नो, फाइव इज इक्वल टू एल इंटू, कंपेयर कर दें, कंपेयर बोथ, तो एल गुने आई बराबर में कितना लिखेगा बताओ फटाफट, म्यू नोट एन स्क्वायर आई पाई आर बटा में कुछ कटा, आई से आई कट गया, सेल्फ इंडक्टेंस निकल गया, एल की जगह पर कितना आ गया, म्यू नोट एन स्क्वायर पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, किसके लिए, प्लेन क्वाइल के लिए, किसके लिए, प्लेन क्वाइल के लिए, याद रहेगा। अच्छा बउआ एगो चीज थोड़ा सा भूल गए तुम लोग ना, नीचे लिख लेना सब लोग, इसको जा मिटा दिए क्या, एगो काम करना, डायमेंशन ऑफ एल भी तुम लोग ऐड कर लो बोर्ड के लिए, डायमेंशन ऑफ एल, तो चूंकि अरे डायमेंशन ऑफ, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है जूल पर एम्पियर का क्या स्क्वायर, तो डायमेंशन लिख लेता है, तो जो जूल का बोल ml2t माइनस एनर्जी का डायमेंशन, और नीचे में किसका डायमेंशन, आई का स्क्वायर, अरे करंट का सिंबल क्या होता है, तो आई का स्क्वायर होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, तो एल के जगह पर क्या आ गया बताओ फटाफट, ये याद ये ना थोड़ा सा उसके जगह खाली है ना, लिख लेना, उसके बाद ये सब उतारो। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जी, क्या नाम है मोनू, एक काम कर, तुम्हारा जवाब अभी मिलेगा, तुमको लग रहा होगा कि सर काहे आप एन से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिए, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है, तो कोई बात नहीं है, तुम सोलेनॉइड ले ले, अब देखो सोलेनॉइड में भी ढेर सारा टर्न होता है ना, तो देख ये सोलेनॉइड है, इसमें कितना करंट गया, इसका लेंथ कितना ले लें, इसका देखिए सुनिए ध्यान से, अभी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस करेगा ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, बताओ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल, जल्दी बताओ, इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बोलो बउआ, बी की वैल्यू म्यू नॉट इनटू, क्या बोल रहा है तू लोग, कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आया है जी, आई बाई 2 बोल रहे हो, 2 किधर से आया, म्यू नॉट इनटू एन आई होता है नहीं, लेकिन यहां पे ये ध्यान देना, एन क्या है पता है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना आ गया, एन आता है बउआ, याद होगा। हाँ जी, अब समझो, ये जो फील्ड है सभे टर्मस अलग अलग पास कर रहा है एक के बार में, मतलब कि एक ये जो फील्ड है वो एक के टर्न से पास करके सभे टर्मस पास कर रहा है, तो फ्लक्स खाली इतना यही एक टर्न में मिलेगा, अगला टर्न में भी मिलेगा, उसके अगला टर्न में भी मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करोगे फ्लक्स के लिए कि नहीं करोगे, बोलो भाई, समझ में नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल के ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या एक के को एरिया से मिल रहा है फ्लक्स, कि उसके अगला वाला एरिया से भी मिल रहा है, उसके अगला से मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई करिएगा कि नहीं करिएगा। हाँ, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया ना, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड सभी से न पास कर रहा है, तो सभी एरिया ने फ्लक्स देगा, सब एरिया का अपना अपना फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स जो मिलेगा वैसे फिर से गड़बड़ हो गया है ना,
तो फ्लक्स थ्रू कॉइल कितना आगे बताओ, इसी को एडिट कर देते तो हो जाता, लिखना पड़ गया नहीं। तो बताइए मेरे को आप लोग, फ्लक्स थ्रू कॉइल बताइए, फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, देर नहीं। इस सोलेनॉइड में फ्लक्स बोल, फ्लक्स। तो फाई की जगह पर एन इंटू बी, इंटू में ए, और नंबर ऑफ टर्न कितना है, एन इंटू, तो एन इंटू एल हो गया नंबर ऑफ टर्न। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू एरिया कितना है, अगर दिया रहे रेडियस तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो एरिया ही रहने देना। तो हमारा फ्लक्स की वैल्यू कितना आगे बताओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल पाई आर, ये हो गया। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो ऑल्सो फाई की जगह पर कितना होता है, ये तो सदाबहार फॉर्मूला है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर बोथ, तो एल इंटू आई बराबर में कितना, म्यू नोट एन स्क्वायर आई इंटू एल पाई आर, तो कुछ कटा, तो एल की जगह पर कितना आगे बताओ, म्यू नोट एन स्क्वायर एल पाई आर। एक काम और भी कर सकते हो तुम यहां चाहो तो, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड तुम लोग निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। तो भी की जगह पर क्या पढ़ा है, एरिया उन्हें लेंथ ना, तो पाई आर स्क्वायर गुना में क्या चीज, यस लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहे तो एल की जगह पर क्या ले सकते हैं, एल बराबर कितना, म्यू नोट इंटू एन स्क्वायर, इंटू में क्या ले सकते हो, तो एल बटा भी, यानी कि इंडक्टेंस पर यूनिट की जगह पर क्या ले सकते हो, ये हो गया इंडक्टेंस पर यूनिट, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। अब समझना क्या है बउआ, कि ये तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है इसका इंडक्टेंस, और एन स्क्वायर, तो यानी कि वॉल्यूम का शेप साइज पे डिपेंड करेगा ना, कि कैसा शेप का है क्वाइल, है ना। तो अगर देखा जाए तो इंडक्टेंस जो होता है किस मटेरियल में रखा हुआ है, क्योंकि म्यू नोट भी है ना, अगर मटेरियल चेंज कर देगा तो म्यू नोट इंटू म्यू आर हो जाएगा, नहीं, तो कहां पे रखा हुआ इस पे भी डिपेंड करेगा, और कैसा शेप का है उस पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि एरिया फर्क पड़ जाएगा, वॉल्यूम में फर्क पड़ जाएगा। तो लिख लीजिएगा आप लोग इसको उतारने के बाद, पहले इसको उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, देरी नहीं। चलिए देखिए इधर, अब आप लोग लिखिएगा इंडक्टर। तो बोल सकते हो कि इट इज अ coil having sufficiently large number of turns so that, है ना, produces high inductance। प्रोड्यूसेज हाई इंडक्टेंस। तो अगर किसी कॉइल को आप इतना टर्न उसमें डाल दें, तो हम लोग इंडक्टर की बात कर रहे थे, तो इट इज ए कॉइल हैविंग सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स सो दैट प्रोड्यूसेज हाई इंडक्टेंस। तो कॉइल को आप लपेट, इसका इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, यही इंडक्टर है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर, आप सोलन की जगह पर क्या लिखेगा, -L इंटू, अरे याद तो करो, ये क्या करता है, अपोज करता है ना करंट को, तो अपोज वोल्टेज ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा। तो किसी भी इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होता था,
रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होता था, आई आर। कैपेसिटेंस में क्यू बाई सी। इंडक्टर में सिंपल सी बात है। नहीं, जैसे देखिए, अगर समझना है इसको तो याद करिए, ये पॉइंट का नाम दीजिए ए। एक तार लीजिए, इसमें करंट गया कितना, आई। यहां लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं आप, इंडक्टर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है ना, इंडक्टेंस एल। अब मुझे लिखना है, तो यहाँ का वोल्टेज बताइए कितना, यहाँ का वोल्टेज बताइए भी। ये आइए इधर, ड्रॉप की राइज, ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ, आई आर। किसके बराबर मिलेगा, मिलेगा वीवी के बराबर, हाँ या ना। चलिए और समझिए, देखिए सब आसान है, लेकिन अगर पढ़िएगा तभी। इंडक्टेंस एल, रेजिस्टेंस कितना आर। अब बताइए करंट कितना जा रहा है इसमें, बोलिए यहाँ का बी ए। ड्रॉप की राइज कितना, ड्रॉप की राइज कितना, बराबर किसके मिलेगा। समझ में आ रहा है बात, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। AC इक्वल RL सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस भी है और कौची है, इंडक्टेंस भी है। बता इधर, आई जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज होगा, कुछ समय के बाद इसमें चार्ज कुछ रहेगा ना, क्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। तो बताइए, लिखिए, बताइए भी ए माइनस, जल्दी बोलिए, आगे बोलिए, डी आई बटे और बराबर। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। तो आप ये आराम से जो बचपन में पढ़ते आ रहे हो करंट वाला फंडा, वहां लगा देना इंडक्टर में, ठीक है। हाँ उतार लो, पिछले वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वो एडिट कर देना यार, है ना, क्योंकि पूछा था फ्लक्स डेंसिटी ना, तो उसको सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, दिमाग से तो उसको थोड़ा सा ये कर देना और हटा देना उसको, ठीक है ना। जबकि कई को क्वेश्चन करवाए हैं फ्लक्स डेंसिटी आए। हाँ देखो यार, हो सकता है वो भी सही है, गलत हम नहीं बताए हैं, लेकिन इस ऑप्शन में जो लिखा ना, ऑप्शन जो मिला ना मेरा, वो फ्लक्स 5/A से नहीं मिला, क्या चीज से मिला। और मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम है फ्लक्स डेंसिटी। और आप लोग क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को फ्लक्स डेंसिटी, फाइंड फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, वही कंफ्यूजन हो गया ना। जैसे कि याद करिए ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, उतार लिया ये। कहां पे गड़बड़ है क्या कुछ, आई आर VB ओ ई, अरे VB यहां का वोल्टेज हो गया। तो इसमें घूमने में कोई दिक्कत है तुम लोग को, इंडक्टर में नहीं ना। तो लिख अब, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। या एनर्जी ऑफ इंडक्टर, देखो तो बउआ, एगो क्वाइल ले ले हो बाबू, एल इसका इंडक्टेंस है, वोल्टेज लगा दे कितना
बी स्विच यहां साइड कर दो। जैसे स्विच को ऑन करेगा इसमें क्या फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा, करंट, है ना। तो बताइए वी नो, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क डन जो है डब्ल्यू होता है माइनस ऑफ वी इंटू डी क्यू होता है, याद है। डी डब्ल्यू बराबर, अरे याद है, ये पढ़ाया गया था। वर्क डन बराबर वी इंटू क्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर वी इंटू डी क्यू। छोटा सा वर्क, छोटा सा चार्ज स्टोर होगा नहीं। इधर देखो तो बच्चा, आई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, डी क्यू बाय डी क्यू इक्वल टू कितना, आई इंटू तो माइनस भी आई इंटू में, ये किसके जगह पर लिख सकते हो, डी क्यू के। भी क्या ईएमएफ है ना, भी क्या है, भी या भी इस यहां पे इसको लिखो, भी किसके बराबर है, भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द एनर्जी स्टोर। कहां निकालना है, क्वाइल में नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि भी को बदल करके ई लेके आए ताकि फॉर्मूला लगाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही पता है वोल्टेज और ईएमएफ क्या होता है, सेम चीज है ना। ईएमएफ एक तरीके से वोल्टेज ही है ना। तो भी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल। तो बताइए मेरे को आप कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बटे, इसीलिए डी डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस एप्सिलॉन की जगह पर आई इंटू में आई डी टी ना। ये डी टी से डी टी क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई, क्या आया, हाँ डी डब्ल्यू की वैल्यू कितना आया, डी डब्ल्यू प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस। तो एल आई इंटू में आई इंटू में फिर डी आई। बताइए कि तो शुरू में इसमें टी बराबर 0 पे करंट कितना था, इसमें कितना था करंट, 0 था ना। और टी बराबर बहुत समय के बाद इन्फिनिटी पे आई हो गया। तो बताइए मेरे को नेट वर्क डन W बराबर कितना, इंडिकेशन L इंटू आई इंटू डी आई। शुरू में करंट कितना था, क्यों, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस बहुत ज्यादा था, अपोज कर रहा था ना। धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मैक्सिमम। अब इसमें इंडक्शन क्या हो चुका है, बंद ना। अरे फर्स्ट डायग्राम आज का क्लास का पहला क्लास, पहला एकदम सेशन। तो बताइए मेरे को कहां तक, आई तक। तब W बराबर L बाहर, तो W का वैल्यू कितना आ गया, हाफ L। और एनर्जी को यू से भी ढूंढ करते हैं, वो वर्क डन के बराबर होता है। कौन सा वर्क, कंजर्वेटिव, सॉरी माइनस ऑफ, देखो वहां पे फॉर्मूला माइनस लगा चुके हैं हम, देखो इधर दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। तो अब दोबारा नहीं लगाएंगे, या तो वहां लगा था या तो बताइए। इसीलिए एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया बताओ, जो वर्क किया वही ना एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना हो गया। अगर यहां पे लिखते हैं वर्क डन बराबर V इंटू डी क्यू, तो वहां पे हमें वर्क डन में क्या करना पड़ता है, कंजर्वेटिव के लिए माइनस लगाना पड़ता। लेकिन यहां पे ऑलरेडी हम कंजर्वेटिव को माइनस से हम मान चुके हैं, तो फिर जब एक बार मान चुके तो दोबारा मानने की जरूरत नहीं है। तो आप आराम से इसको वर्क डन को हाफ LI² लिख सकते हो। देखिए ध्यान से, वेरिएशन ऑफ करंट इन द इंडक्टर, वेरिएशन ऑफ करंट इन द इंडक्टर विथ टाइम
टाइम के साथ इंडक्टर में कैसे करंट वेरी करेगा। तो कुछ नहीं करना है, एक इंडक्टर ले लो, एक रेजिस्टेंस ले लो, सुनिए ध्यान से एक चीज और, हो सकता है कि तुमको पूछे कि किसी कॉइल का, सुनना ध्यान से, किसी कॉइल का इंडक्टेंस L है और इसी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो कभी कभी अलग अलग मैं बना रहा हूं, ऐसे भी बना सकते हो। समझ गया बात को कि नहीं? क्योंकि किसी भी तार का कॉइल बनाएंगे तो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो होगा ना कुछ, तो उसी का इंडक्टेंस भी दिया रहेगा, उसी का रेजिस्टेंस भी। तो या तो अलग अलग बनाइए या ऐसा समझिए कि एक इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाओ जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका खुद का रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया गया है, तो आपको ऐसा भी दिया रह सकता है। तो आप मुझे बताओ यार, इसमें तो स्विच ऑन करो, इसमें करंट फ्लो करवाओ, याद करो तो बताए थे नहीं, किसी समय में करंट कितना है, इसमें आई है, तो बताइए अप्लाई कर दीजिए केवीएल। बताओ अप्लाई करो केवीएल बउआ, लिखो यहां पे -L इंटू डी आई बटे -I इंटू R, सही है ना। अब यहां पे प्लस में बराबर कितना, बराबर 0। अब एक काम करो तुम कि इसको उधर भेजो, तो L इंटू डी आई बटे बराबर क्या लिख सकते हो, V माइनस I इंटू R। अब सोचने वाली बात यह है कि हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो I वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए ना, I वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए, तो इसको उधर भेजते हैं, तो डी आई बराबर V माइनस बटा में L इंटू में डी टी, बोलो, तो डी आई अब बटा में V माइनस इज इक्वल टू 1/L इंटू, लिख सकते हो, अरे हाँ या ना। अब यार एक काम करो तुम, इसका मुझे क्या है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो बता सकता है कोई, डी आई डिवाइडेड बाई V माइनस ये हो गया। इधर क्या, जीरो से समय, किसी समय टी पे शुरू में करंट कितना था, अब करंट कितना हो गया, आई 1/x है कि नहीं है ये। अब ये भी तुम्हारा लफड़ा हटा देते हैं, आर यहां से कॉमन ले ले, आर कॉमन ले ले, बताओ तुम लोग जो है ना महान है, आर कॉमन ले, लिख डी आई, नीचे में बोल माइनस, नीचे में आर कॉमन इधर चला गया, अरे यार इधर चला आया है ना। और अब बोल फिर सर V बटे आई बराबर V बटे आर बराबर आई, क्योंकि रहेगा ही। लेकिन ध्यान रखें, अगर V को हम R से भागा देंगे तो ये है I नोट, V को अगर R से भागा देंगे तो क्या है, ये I नोट है, ठीक है ना, ये क्या है, I नोट है। समझ में आ रहा है बात, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और ये I नोट माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप जब उसको जीरो करिए दोगे तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो हम किसी समय पे निकाल कहल रहे हैं जब जीरो ही आ रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कर, 1/log कितना,
अब बटा में -1, क्लियर ना। इधर क्या होगा बताओ मेरे को तुम, इंटीग्रेशन भूल गए थे। 0 से आई नोट, इधर बताइए R बटे L बाहर, dt का कितना t, 0 से t। अब ये माइनस को हम किधर भेज सकते हैं, उधर भेज सकते हैं। तो अगर चाहें तो log v बटे r माइनस कितना i, कहां से कहां तक, 0 से आई नोट नहीं, 0 से आई, फिर गड़बड़ा रहे हैं हम, 0 से आई। तुम लोग जो है ना सही डेरिवेशन को फिर चेंज करवा देता है। ये हम किसी समय टी पे निकाल रहे हैं, और किसी समय टी पे जब निकाल रहे हैं तो किसी समय टी पे करंट बना मैक्सिमम हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। जब किसी समय टी पे हम निकालें तो करंट बना मैक्सिमम तो है ही नहीं। करंट क्या है, 0 और मैक्सिमम के बीच में कुछ होगा आई, तो हमारा आई है। लेकिन अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, जो तो देखो ध्यान से, ये है वोल्टेज, किसका वोल्टेज है, बैटरी का। आर क्या है उसका, रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरा जो वैल्यू मिलेगा, इधर पहले -r बटा L रहने दो, इधर t रहने दो, 0 से t, ठीक है यहां तक। अब तुम इसको तुम चाहो तो, अगर तुम कंफ्यूजन दूर करना चाहते हो तो उसको लिख सकते हो तुम log अब ठीक है, बोल अब आए, क्या हुआ, नहीं समझ में आया। अरे दिक्कत है, V क्या है, वोल्टेज है ना जी, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। तब वोल्टेज को जब रेजिस्टेंस से हम भागा देंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस वक्त करंट क्या रहेगा इसके अंदर, मैक्सिमम रहेगा ना। तो भाई जब वोल्टेज को हम भागा दें रेजिस्टेंस तो कौन सा करंट मिल रहा है मेरे को, मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना। तो हमारा V बटे R जो है ये कैसा करंट है, मैक्सिमम करंट है ना। तो जब ये मैक्सिमम करंट है, आइए मेरा कोई करंट क्या है, किसी समय इंस्टेंटेनियस करंट है, तो ये दोनों को कैसे तुम माइनस करके 0 कर रहा है, ये मुझे समझाओ पहले लॉजिक। हाँ कहाँ क्या दिक्कत है बताइए। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, ये -r बटे L को, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है तुम्हारा, वो उसमें कोई चीज नहीं है, -r बटे L ही रहेगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, तो बताइए मेरे को, ये समझ में आया, यहाँ यही दिक्कत कर रहा था तो लोग ना, i माइनस आई कितना आ रहा था, 0, बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को भी समझाना अच्छा है, कन्फ्यूजन आया आप लोगों को। लेकिन आप प्लीज समझ रहे हैं बात को आप, ये हमारा V बटे R जो है ना, ये दिस इज योर मैक्सिमम करेंट। क्योंकि देखो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बैटरी का, B, उससे ज्यादा तो होगा नहीं कि उससे ज्यादा EMF इंड्यूस कर लेगा, नहीं। और रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, R। तो भाई मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, V बटे R। तो V बटे R जब आएगा तो उसको I नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, I नोट लिखेंगे या I मैक्स लिखेंगे। तो I नोट माइनस I है ये, ना कि I माइनस I है। अब क्लियर है कि अभी भी दिक्कत में है, तो बताओ मेरे को तुम, अब रख भाई log I नोट माइनस I माइनस log कितना, log कितना I नोट, इधर में बताओ -r बटा L इंटू log A माइनस, तो क्या आया बताओ, log I नोट माइनस I बटा में, इधर में क्या आया, -r बटा L इंटू T आया। चलिए कम से कम चलो देखो इधर कहाँ थे, लॉग उधर भेजेंगे,
अरे लॉग इधर भेज सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, आई नोट माइनस अब बटे में इज इक्वल टू ई के पावर आर बाई एल इंटू, सही है ना। अब तो उल्टा नहीं लिखे, एल बाई आर नहीं लिखे हैं अब। हाँ तो बताओ मेरे को तुम, 1 माइनस आई बटे इज इक्वल टू ई के पावर आर बाई एल इंटू टी। अब इसको इधर, इसको इधर, तो करो तो जरा सा बताओ, आई अब बट्टा में कितना, 1 माइनस ई के पावर, ठीक है ना जी। आए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई की जगह पर कितना आ गया, ठीक है। तुम चाहो तो एक ऐसे भी ले सकते हो, देखो तो बच्चा लोग, आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर टी बटे में एल बटे आर, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। तो हम ऐसे लिख दिए, आए अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। इधर मिटा सकते हैं, इस वाला, और ये रो मिटा सकते हैं। अब जरा देखो ध्यान से बच्चा, समझो। अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ टी जो है इक्विवेलेंट हो जाए किसके, एल बटे आर के, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई के पावर याद आ रहा है, कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा, याद आया कि नहीं याद आया। इसीलिए हम इसको टाउ बोलते थे, टाइम कांस्टेंट, याद आया, टाइम कांस्टेंट। तो इसीलिए आई को हम लोग आई नोट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, अब बटा हम क्या ले सकते हैं, याद अगर आ रहा होगा तो वहां पे 1 बटे आर सी था टाइप के टाउ के जगह पर, कैपेसिटर वाला में 1 बटे आर सी। यहां पे क्या हो रहा है, टाउ के जगह पर क्या है, एल बाई आर। एल क्या है, इंडक्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो, अब तुमको रियली में ग्राफ समझ में आएगा। ये है मेरा आई और ये है मेरा, ये क्या है मेरा टी। अब बढ़ेगा ऐसे, आए जब बहुत समय इनफाइनाइट हो जाएगा टाइम, तो क्या हो जाएगा, करंट आई नोट हो जाएगा। कहां पे बताइए, एट टी पावर कितना पे है ना। और एट, ये देखिए ध्यान से, यहां पे अगर टी की वैल्यू किसके बराबर है, टाउ, टाउ का वैल्यू मतलब कितना, तो यहां पे आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, आई किसके बराबर हो जाएगा, 0.63 इंटू, यानी कि टाइम कांस्टेंट एक ऐसा समय है जहां पे करंट बढ़ करके 0 से कितना परसेंट तक हो चुका है मैक्सिमम का,
60। रिवीजन के दिमाग में तो हो सकता है कुछ कुछ आज आ जाए, दो चार अक्षर। ये मिटा दें। बताओ, देखो इधर यार तुम लोग। T/0 पे क्या होगा? आई। मतलब ये कैसा होगा इंडक्टर? कैसा काम करेगा? तो क्या होगा डायग्राम में? होगा? अरे होगा। देखो तो, एट टी बराबर कितना, आई कितना हो चुका है? मैक्सिमम करंट हो चुका है सर्किट में। तो इंडक्टर क्या होगा? एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। मतलब इसका डायग्राम कैसे होगा? इंडक्टर क्या चीज की तरह काम करेगा? शॉर्ट सर्किट नो सिंपल वायर की तरह काम करेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है। जब करंट मैक्सिमम हो चुका था अपोज कर रहा है वो। अपोज कब कर रहा था? जब करंट चेंज हो रहा था। और करंट का चेंज कब होता है? शुरू में। तो शुरू में टी बराबर 0 पे इंडक्टर कैसा काम करता है? ओपन सर्किट। और टी बराबर इनफाइनाइट, जब करंट क्या हो चुका, पूरा सैचुरेशन में आ चुका है, तब कैसा काम करे इंडक्टर? एज ए वायर। और तब देखिए यहां पे करंट निकालिए, अब आई बराबर आई। आई देखिए, निकालिए करंट, आपको दिखेगा। बताइए आई, बताइए इसमें आई नोट लिखिए, कितना वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया टी बराबर 0 पे, और ये टी बराबर ऐसे ही तरह से कैपेसिटर में बढ़ाए थे। टी बराबर 0 पे कैपेसिटर ओपन तार की तरह, ऐसे सिंपल सा वायर की तरह काम करता है। कोई कोई वोल्टेज जनरेट हुआ है कैपेसिटर में, तो कोई अपोजिशन। लेकिन टी बराबर 0 पे कैपेसिटर क्या हो चुका है? पूरा का चार्ज। तब वोल्टेज उसके किसके बराबर हो जाता है? बैटरी के बराबर। तो करंट फ्लो होना याद आया, बंद हो जाता है। तो करंट कितना था सर्किट में? 0। कब? टी बराबर, और टी बराबर 0 पे कितना करंट था उसमें? कैपेसिटर में मैक्सिमम, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस। तो कैपेसिटर किस तरह से काम कर रहा था? सिंपल वायर। बताना मेरे को तुम।
कंपेयर करिए, कंपेयर करंट एट t बराबर 0 पे और t बराबर कितना पे, इसमें I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। ठीक है, चल कंपेयर कर करंट का। रुक तो लोग जो है, चल पहले t बराबर 0 पे निकाल रहा हूं मैं। t बराबर 0 पे इंडक्टर कैसा काम करता है, आए तो ई काम करेगा, खुला हुआ तार रहेगा ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन हो गया बताओ, R प्लस। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो। ये वाला खुल गया ना, तो कैसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा ना। तो बताइए, ये तो खुल गया तो कितना होगा रेजिस्टेंस टोटल, तो कितना हो जाएगा I1 की वैल्यू, एप्सिलॉन बटे I2 निकाल, I2। ये काम करेगा नहीं ना, नहीं ना करेगा, तो आप बताओ। फिर से इधर से जाएगा ना करंट, तो कितना काम करेगा, इसमें बताओ। I3 बराबर बताओ, ये काम करेगा, तो ये भी नहीं काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, आए क्लियर है, अरे क्लियर है। अब बताओ मेरे को, टी बराबर इन्फिनिटी बताओ, I1 निकाल, टी बराबर इन्फिनिटी पे निकाल I1। ये तो सिंपल सा सर्किट हो गया, तो ये काम करबे नहीं करेगा, करेगा हो, एने जाएगा करंट, यहां पहुंचेगा, यहां से इधर जाना चाहेगा, काहे जाएगा उधर, क्या जरूरत है, यहाँ का वोल्टेज क्या हो चुका है, तो इधर जाएगा, तो इधर से भागेगा, तो कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा, खाली यही काम करेगा। तो I1 बोल कितना, अच्छा I2 बोल, शॉर्ट सर्किट कर दे, तो ई वाला इधर से सब निकल जाएगा, फिर ई मुंह देखते रहेगा, तो यही काम करेगा, तो कितना आएगा करंट, 2R। कौन बोला 2R, फिर से गड़बड़ाया क्या, अरे ई कैसा तार बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ये काम करेगा नहीं ना, काहे इधर जाएगा, इधर जब इसको रास्ता दिख ही रहा है साफ साफ क्लीन, तो इधर काहे जाएगा। इसमें बताओ, इसको बना दे सर्किट, शॉर्ट सर्किट, तो ये दोनों क्या चीज में हो गया, पैरेलल। देखो ध्यान से, ये दोनों क्या चीज में हो गया, पैरेलल में, तो करंट कितना जाएगा, एप्सिलॉन बटे R/2, तो कितना जाएगा ऊपर में, 2 एप्सिलॉन बटे, कंपेयर हो जाएगा करंट, आए कि नहीं, अरे बोलो यार। चलिए उतार लीजिए, इधर देखो, तो देखो इधर, है ना दिया हुआ, तो आई की जगह पर क्या लिखेगा, I0 इंटू 1 माइनस क्या था, ई के पावर माइनस टी बटे, ये हो जाएगा अब, क्योंकि जब सीरीज में घूमेंगे आप, तो यहां ड्रॉप था IR, यहां भी तो ड्रॉप होगा I इंटू स्मॉल आर, तो कॉमन क्या जाएगा, R प्लस स्मॉल आर आएगा कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट ले देता हूं यहाँ पे टाउ, इसको क्या बोलता है, टाइम कांस्टेंट ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L बटे, आइए को टर्म लिख दिया, क्या चीज, R इक्वी, मतलब क्या, इसमें एक रेजिस्टेंस रहे, दो को रेजिस्टेंस रहे,
3 गो रेजिस्टेंस रहे, यहां पर इंटरनल भी दिया रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी टाउ कैसे निकालेगा? टाइम कांस्टेंट इंडक्टेंस बटे में, तो यहां पे आर इक्विवेलेंट कितना है? आर प्लस आर, है ना? तो ये लिख देना जब दिया रहे तो। ए हल्ला काय कर रहा है जी? उतारो ना। हो गया? लिखो एक क्वेश्चन। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस a coil of self inductance 10 millihenry, self inductance 10 millihenry, and resistance 0.1 ohm, connected through a cell of internal resistance, connected through a cell of internal resistance 0.9 ohm, internal resistance 0.9 ohm. Find the time for the current. Find the time for the current to attain find the time for current to attain 80% of saturation current. Find the time to attain 80% of saturation. मतलब क्वेश्चन में बताओ क्या क्या गिवन है। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80% किसका? कौन सा करंट का? सैचुरेशन का, मतलब जब ऑप्टिमम मैक्सिमम पहुंच चुका है ना? तो बताइए मेरे को, आप सब कुछ दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाइए। वी नो, क्या जानते हैं फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर, यही ना जानते हैं? आए? अरे भाई सही बोल रहे हो ना? तो बताओ ये कितना है? टाउ निकालना जानते हो? टाउ की वैल्यू बताओ। तो 10 गुने 10 के पावर -3 अब बटे में 0.9 अब प्लस 0 पॉइंट, तो बटा 1 ना जी। तो सीधी सीधी क्या हो गया टाउ की वैल्यू? 10 के पावर -3। तो ये आई से आई, इसको इधर तो ई के पावर -t बटा, सही है। इसको हम क्या किए? इधर लाए और इस 0.8 को किधर कर दिए?
उधर कर दिए तो 1 में से घट गया ना 0.8, तो कितना आ गया? जीरो पॉइंट टू। बोलो। ये है। अब ठीक है। अच्छा 10 इंटू 10⁻³ है ना। चलो ठीक है। तो e के पावर -t बेटा 10⁻² इजिकल टू 0.2। लॉग ले लें, लॉग ले लीजिए। इधर बताइए कितना, इधर बताओ। -t, सीधे सीधे -t बाहर आ जाएगा ना। अब बटे में कितना 10⁻² बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? लॉग 0.2 बचेगा ना। चलिए बताइए मेरे को अब इसका 1/5 हो जाएगा ना उसका जी। लॉग 0.2 का वैल्यू, लॉग 0.2 का वैल्यू कितना होता है? 1/5। अरे लॉग का नहीं, लॉग 0.2 को तो लॉग 1/5 लिख सकते हैं ना। अरे यार ये मैं बोल रहा हूं, ये लिख सकते हो। और लॉग 1/5 का माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 1 से कम है ना। जब भी 1 से कम होता है तो वैल्यू क्या चीज में आएगा? माइनस में आता है ना। तो बताओ यहां पे t के जगह पर क्या लिखेगा? माइनस लॉग 1/5 बटा में कितना 10 के पावर -10 के पावर। आप बताइए, ये माइनस नहीं यहीं पे। अब इसका वैल्यू आपको टाइम में निकाल सकते हैं। लॉग 1/5 कितना होता है? वो गलत कहां बोल रहा है? ए तुम नेचुरल लॉग है ना, ये ई है ना बेस। आए अरे यार लॉग में बेस कितना होता है? ई के लिए ना तुम बोल रहे हो वैल्यू, लेकिन अगर लॉग को 10 में कन्वर्ट करो तो 2.30 होता है ना। अब उन्हें 10 जो 2.3 को मल्टीप्लाई करो तो उससे 0.6 को, अरे 2.3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? है सही है। अरे इधर देखो, ये होता है ना बउआ। ln x इजिकल क्या होता है? 2.303 log x होता है। तो जो वैल्यू लिखा है ना वही लिखना है। 1.6 लिखा है वो यूज करने के लिए, तो -1.6 आएगा ना वैल्यू। तो यहां पे कितना आएगा वैल्यू? 1.6 दिया हुआ क्वेश्चन में। कितना दिया? 1.6। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? अब बताओ 1.6 लेगा तो 0.01 सेकेंड। अब सही आंसर आएगा। क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन में लिख दिया है कि टेक log 5 इजिकल टू 1.6। अच्छा एक सेकेंड, तुम लोग को गड़बड़ बताओ। ln 5 का बताओ, ln 5 का बताओ, ln 5 का वैल्यू बताओ। 0. नहीं ln 5 बताओ। 0.69। चलिए जी 0.69 आ गया। log 5 बताइए अब। 2.3 ओके सही है, सही है, सही है, सही, वही वही सही है। तो ln 5 बराबर 2.303 log 5। अब सही है, यही नहीं बोलना चाह रहे हो? ln x इजिकल टू 2.330 log x होता है ना। तो हम लोग का यहाँ बेस में कौन चीज है?
ई है ना, तो ई किसके लिए होता है? नेचुरल के लिए होता है। नहीं, ई किसके लिए होता है? नेचुरल के लिए होता है ना। तो हमको उसको बदलना है लॉग में, तो क्या करेंगे हम? वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2.33 लॉग 5। और अब आप मल्टीप्लाई करिए 2.303 और गुना में 0.69, और अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया? 1.38। इसीलिए क्वेश्चन में दे दिया डायरेक्ट आपका कि देखिए ऐसे भी जेई वाला दे देता है, तो लॉग 5 का वैल्यू दे दिया डायरेक्ट 1.6। क्लियर है ये? तो आपको ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटर में पढ़े थे, उसी तरह से आपको इंडक्टर में भी क्या रखना है? याद रखना है। और अब हम लोग आते हैं